साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ और इस वक्त के आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हल्द्वानी कल दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुमाऊं में आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी कल दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर्किट हाउस में अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कुमाऊं में आपदा से हुए नुकसान को लेकर करेंगे मुलाकात। कल हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुमाऊं में आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर्किट हाउस में अधिकारियों से करेंगे मुलाकात, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने जयराम आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही उन्होंने बताया कि यात्रा दूसरे फेज में की जाएगी और जिसमें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस से शामिल होंगे। और उन्होंने यात्रा के दौरान तमाम प्रकार की असुविधाओं के बारे में जिक्र करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आपदा और ट्रैफिक प्रबंधन में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। मुख्यमंत्री को इस मामले में सफाई देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने आपदा को लेकर जो 315 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है उसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से पहाड़ में आपदा के भयानक रूप देखने को मिल रहे हैं। यात्रा चल रही हमारी केदारनाथ प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा, कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में उस यात्रा से शामिल होकर लौट रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जो आपदा आई है उसको देखते हुए राज्य कांग्रेस ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। अब ये दूसरी बार फिर यात्रा शुरू होगी। हमने कहा है कि 5 दिन का हम नोटिस देंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को और उसके बाद जो दिन होगा उस दिन के बाद ये यात्रा सीतापुर से आगे जो हमारा लास्ट पड़ाव है परम आदरणीय केदारनाथ जी महाराज जी का, वहां जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। जहां तक यात्रा का उद्देश्य है उसमें तो हमें काफी सफलता मिली है। राज्य भर को ये पता लगा है कि राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग जिन पर आरोप है कि 228 किलो सोना चोरी हो गया, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टनकपुर में भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि में दुकानों का निर्माण कर फर्जी रजिस्ट्री करवाए जाने के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। और मामले का खुलासा तब तक हुआ जब स्थानीय प्रशासन ने एआरटीओ कार्यालय के नजदीक सरकारी जमीन पर बनी अवैध 5 दुकानों पर बुलडोजर चलाया। और बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 5 दुकानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और जिसके बाद अवैध रूप से सरकारी जमीन में दुकानों का निर्माण कर खरीद फरोख्त का बड़ा मामला सामने आया। टनकपुर के नई बस्ती के रहने वाले पीड़ित दुर्गेश कुमार ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर 2 कथित भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए उनके पास फंसे 20 लाख रुपए दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित ने न्याय की गुहार भी लगाई। एसडीएम ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मैंने आरटी वाली रोड पर शकील खान उर्फ सोनू से मैंने 2 दुकानों का सौदा किया था, जिसमें एक दुकान की रजिस्ट्री मैंने करा चुका हूं और दूसरी दुकान का मैंने बयाना दिया। मंगलवार को शाम को 5:30 बजे जब मुझे पता लगा कि वो जमीनें अवैध हैं, वहां सभी अधिकारी लोग वहां पहुंचे। उन्होंने दुकान की अवैध रूप से तोड़ाई करी, तोड़ा उसको। मुझे पता लगा तो मैं बहुत टेंशन में हो गया और परेशान हो गया। मैंने खर्चा करके बहुत परेशानियों से वो पैसा वहां पर दिया। मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरी एक दुकान की रजिस्ट्री बची हुई है, उसमें मैंने 3.5 लाख रुपए का नकद उनको बयाना दिया, उसकी मरम्मत कराई। मेरे 20 लाख रुपए इन लोगों ने ठगे हैं, जिसमें इसका पार्टनर विनोद बिष्ट जो न्याय कोर्ट में रहता है, इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ फ्रॉड किया है।
जिलाधिकारी के आदेश अनुसार पूर्णागिरी तहसील एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में अतिक्रमण पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। और बता दें कि विगत 7-8 जुलाई को नगर में भारी जलभराव हुआ था, जिसमें शहर के लखमुख्य नालों में हुए अतिक्रमण की वजह से बाढ़ का पानी घरों में पहुंच गया और जिसमें काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और जिसके चलते प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है और जिससे जल भराव जैसी समस्या दोबारा उत्पन्न न हो। एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि शहर में मुख्य नालों से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान संज्ञान में आया था और साथ ही ARTO कार्यालय के समीप सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें कार्रवाई करते हुए 5 से 8 दुकानों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी। इसमें विगत 7-8 जुलाई और फिर उसके बाद 21 जुलाई में जो भारी बरसात हुई थी, उससे कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो संज्ञान में आया था कि जो शहर के मुख्य नाला है उसमें कई स्थान पर हमको अतिक्रमण मिला, जिससे बांध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसकी वजह से कई जगह जलभराव और जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो उसी के संबंध में नाले की सफाई और जो नाले के रास्ते में इंक्रोचमेंट्स थे पानी के बहाव में, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद हल्द्वानी में अब लगातार कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसता जा रहा है और साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निगम, अग्निशमन और साथ ही पुलिस विभाग के साथ साथ सभी विभागों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया। और बता दें कि शहर के सभी कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें से कई कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं उनको नोटिस के साथ सील करने की कार्यवाही की गई और वहीं 25 से अधिक कोचिंग संचालकों का चालान भी किया। साथ ही नगर निगम ने दुर्गा सिटी सेंटर और साथ ही शहर के सभी अनावश्यक होल्डिंग हटाने की कार्रवाई की गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में डीएम मैडम ने एक कमेटी बनाई है। उसमें सभी विभागों के अधिकारी हैं, विशेषकर पुलिस, अग्निशमन और विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग इसमें सम्मिलित है। अभी हम लोग हल्द्वानी नगर क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स में खासकर बेसमेंट में जो संचालित कोचिंग सेंटर हैं या स्टडी सेंटर के नाम पर चलाए जा रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 3 सेंटर इसमें सीज किए गए हैं। अन्य सेंटर जो उपस्थित मिले हैं उनसे उनके वांछित जो अभिलेख हैं वो मांगे गए हैं, उनको समय दिया गया, नोटिस उनको जारी किया जाएगा। आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। किस तरीके की कमियां सर देखने को मिली? देखिए, मुख्यतः अगर मैं विकास प्राधिकरण की बात करूं तो जो बेसमेंट है वो किस उपयोग के लिए अनुमन्य है ये हम लोग देख रहे हैं। अग्निशमन विभाग अपने मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण कर रहा है। तो शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम, प्राधिकरण, पुलिस, फायर और जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उनकी एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है और उनके द्वारा बेसमेंट में जो भी मानवीय गतिविधियां हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो दिल्ली की कोचिंग हो या अन्य कोई गतिविधि हो, और उनको एक अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। परंतु जहां पर गंभीरतापूर्वक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या गंभीर वायलेशंस देखे जा रहे हैं उनको सील करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। इसके चालान तो प्राधिकरण करेंगे, बट वो भी नियमों को देखते हुए उनका पक्ष जानने के बाद नगर निगम जरूर यहाँ पर अवैध होर्डिंग हटा रहा है और जो भी गंदगी है उनका चालान कर रहा है। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ये बताऊ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ता में जा नॉन स्टॉप लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों आगे हैं, नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में फिर शुरू हुए रेस्क्यू अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी हर्षवर्धनी सुमन ने बताया कि रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है और अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्री सुरक्षित है। लिचोली और भीमबली, जंगल चट्टी, गोरेकुंड और सोनप्रयाग में रेस्क्यू कार्य निरंतर जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि किसी का अपने परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा तो रुद्रप्रयाग पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर उनका विवरण नोट कराएं और साथ ही फिलहाल विभिन्न पड़ावों में रुके सभी यात्री सुरक्षित है और इन स्थानों पर प्रशासन के स्तर से भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मैं पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी हर्षवर्धनी मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में है और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हजार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पे लैंडस्लाइड हो रहा है। बस हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि केदार घाटी में भारी बारिश आफत बनकर टूट रही है और जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश से लिचोली और समीप जंगल चट्टी में बादल फटने से रामबाड़ा, भीमबली, लिचोली और साथ ही रास्ता पूरी तरह से बाधित होने के बाद प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। और वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर गौचर से उड़ान भरी और साथ ही 300 यात्री अभी भी वहां फंसे हैं। हमने यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा खराब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 ने चिनूक दोबारा उड़ान भरी। सर सुबह जो एक वहाँ से गए थे, कितने लोगों को लेके आए थे? वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग सभी केदारनाथ में से? अभी जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF एनडीआरएफ के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। शिव भक्त लगातार जल लेकर अपने गंतव्यों की तरफ पहुंच रहे हैं और इसी दौरान 2 बाइकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस दौरान हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही है और साथ ही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अचानक छापेमारी की और कमिश्नर दीपक रावत बेस अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने भारी अनियमितताएं देखी और साथ ही बता दें कि डायलिसिस सेंटर चलाने वाले आउटसोर्स एजेंसी और अस्पताल के CMS को फटकार लगाई गई। इसके साथ ही 1 महीने का CCTV फुटेज निकालकर चेक करने के निर्देश दिए गए और डॉक्टर समय पर उपलब्ध रहते हैं या नहीं। कुमाऊं कमिश्नर ने रोजाना डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 70 मरीज का रोजाना डायलिसिस होता है और साथ ही हालात उतने खराब हैं कि
मरीज के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं है। लिहाजा उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारा जाए और साथ ही संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के डीजी हेल्थ को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। देखिए, हल्द्वानी में जो बेस हॉस्पिटल है, इस बेस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस होगी, ये डायलिसिस एक कंपनी को आउटसोर्स्ड है और यहाँ पे एक दिन में लगभग 70 के आसपास जो पेशेंट्स का लोड है। और पिछले काफी समय से मैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से देख रहा हूँ इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पानी खत्म हो गया था, उसकी शिकायतें थी, उसको फिर इंटरवीन करके रिजॉल्व करा दिया गया। और अभी एक शिकायत आज मैंने देखी है कि बेड्स यहाँ पे नहीं हैं और गत्ता लगा के किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफी गलत है और पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज केवल यही देखने आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 2 यहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसमें से एक यहाँ पे नहीं है। तो एक तो मैंने यहाँ पे जो PMSN से कहा है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, दिन में एक बार यहाँ पे जरूर आएंगे। बिक्रमपुर गांव में बृहस्पतिवार की रात एक घर में मगरमच्छ घुस जाने की घटना सामने आई। मगरमच्छ को देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। रात ही में मौके पर पहुंचकर वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया और बताया जा रहा है कि भिक्कमपुर गांव में रहने वाले धर्मवीर के मकान में रात 2:30 बजे मगरमच्छ आ गया। करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ मकान के अंदर आकर बैठ गया। मगरमच्छ पर नजर पड़ने पर परिजन भी दहशत में आ गए और घटना की खबर पर वन विभाग की ओर से रेस्क्यू के लिए टीम भेजी गई। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने करते हुए अपने संबोधन में संगठन के देश भर में व्यापारी हितों के लिए किए गए कार्य बताते हुए आगामी संगठन के होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 15 अगस्त को व्यापारियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यापारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी देकर सुरक्षित किया जाएगा और साथ ही हल्द्वानी में व्यापारी भवन बनाने के लिए रणनीति पर भी काम किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूं, जैसे कि सरकार आप देख रहे हैं कि शहर बढ़ रहा है और चौड़ीकरण भी हो रहा है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, अगर जो जायज है, जो सरकार के जो चौड़ीकरण में दायरे में आते हैं, वो तो ठीक है, व्यापारी वहां खड़ा है, खुद भी वो अपनी दुकानें तोड़ रहा है। अगर नाजायज किसी व्यापारी की दुकान तोड़ी जाती है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं कि बड़ा व्यापारी है तो वहां पर उसकी सरकार दुकान तोड़ेगी और छोटे व्यापारी की नहीं तोड़ेगी। अखिल उद्योग व्यापार मंडल जो आज इस धरातल पर आया, उत्तराखंड की धरती पर अपने नया काम करने के लिए आया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, छोटे जो व्यापारी हैं उनके विकास के लिए ही काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे उनकी दुख परेशानी होती है, उसके लिए धरातल पर उतरने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए ग्रामीण इकाइयों को हम बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार उन व्यापारियों के लिए, हितचिंतन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि और अन्य व्यापार मंडल भी इस शहर में होंगे, लेकिन हमारा व्यापार मंडल हर एक छोटे व्यापारी, ठेले, फल और गरीब तबके के व्यापारी के पास भी जाकर के उनके दुख और उनके विषयों को समझने की कोशिश करेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा को जोड़ने वाले गांव सन्यासियों वाला में एक प्रवेश द्वार लगाया गया, जिसे ग्राम प्रधान फरजाना खातून की तरफ से लगाया गया था। इस प्रवेश द्वार का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखा गया था और लेकिन ये प्रवेश द्वार सियासत की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने इससे जुड़े सभी दस्तावेज जसपुर के खंड विकास कार्यालय, पंचायत विभाग और खंड विकास अधिकारी को सौंपे गए, लेकिन द्वार लगने के बाद पता चला कि इसे लोक निर्माण विभाग की तरफ से स्वीकृति नहीं दी गई थी। स्वीकृति से पहले के द्वार का निर्माण करवा दिया गया, जिसके चलते इसे तोड़ दिया गया है। 7/2024 को प्रस्ताव में पारित कराया था स्वागत द्वार का, प्रस्ताव संख्या 4 है। ये तो सर बहुत अच्छा काम हुआ है प्रधान जी की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से, जहाँ से भी बोर्ड लगा है, गांव की पहचान हुई है इससे। और जो वीर अब्दुल हमीद हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं,
उनकी जो है स्थान में लगाया गया है। जगह लगते हैं, शहरों में भी लग रहे हैं, गाँव में भी लग रहे हैं, ऊंचाई भी अच्छी है, कहीं बहुत अच्छा सा लग रहा है। गाँव में लगा हुआ है, बढ़िया है। और एक सीमा पर लगा हुआ, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। सभी गांव वाले अच्छा ही बता रहे हैं सारे। ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड की एक पहचान के तौर पर लगाया गया है और शहीदों के नाम पे है, तो ये शहीदी के हिसाब से भी अच्छी चीज है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ना तो किसी सड़क की भूमि में है, सड़क की भूमि को छोड़ते हुए लगा है। और ऐसे ही तमाम देश में लगे हुए, पूरे जसपुर में भी है, ठाकर द्वारे में भी, और भी गांवों में है। यहाँ तो राजनीतिकरण की वजह से इस चीज में परेशानी करी जा रही है। हर मानक में पूरा है, ऊंचाई चौड़ाई किसी तरह का कोई इसमें वो विरोध नहीं है, मगर बस राजनीति के कारण ये लोग वो कर रहे हैं। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित आरटीओ कार्यालय में जब आरटीओ विमल पांडे से लोगों के ऊपर बकाया टैक्स के विषय में वार्ता की गई, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि लगभग 36 करोड़ का बकाया टैक्स ऑफिस में बकाया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं टैक्स वसूल करने के लिए और एनफोर्समेंट भी होते हैं, और इसके अलावा हम लोग फोन भी करते हैं और नोटिस भी भेजते हैं, साथ ही वसूली पत्र भी जारी करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस नए वित्तीय वर्ष में 350 से अधिक वसूली पत्र जारी कर चुके हैं और 1000 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों को बताया कि लगभग 1000 वाहनों पर टैक्स बकाया और वसूली की बात करें तो 2 करोड़ से अधिक वसूली इसी वित्तीय साल में की जा चुकी है। अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष की प्रथम तिथि को लगभग 36 करोड़ रुपया का बकाया टैक्स हमारे ऑफिस में शो कर रहा था। तो बकाया पर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बकाया वसूल करने के लिए। एनफोर्समेंट भी होता है, आज ही विदाउट टैक्स 3 या 4 वैकेंसी किए गए हैं। उसके अलावा हम लोग नोटिस भी भेजते हैं, फोन भी करवाते हैं और वसूली पत्र भी जारी है। लगभग अभी इस नए वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 से अधिक वसूली पत्र जारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से म्यांमार में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी का अनुरोध किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से वार्ता की और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि म्यांमार के कॉल सेंटरों द्वारा उत्तराखंड के 15 से अधिक पुरुषों और 9 महिलाओं को अगवा कर उन्हें म्यांमार में कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से लोग परेशानी और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से उत्तराखंड के लोगों में भी भय बना हुआ है। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है और कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को ढकोसला बता रही है और कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। पार्टी की जो यात्रा है, ये यात्रा अपने वर्चस्व की लड़ाई की यात्रा है। इनके नेताओं का अपना वर्चस्व किस प्रकार से कायम रहे उसकी लड़ाई है। करण मेहरा चाहते हैं कि संगठन में उनका वर्चस्व रहे, इसके लिए यात्रा निकाल। आप देखेंगे कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग से आगे जब यात्रा गई तो तमाम नेता अपने व्यक्तिगत नारों में मस्त थे। एक तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ किसी नेता के नारे लग रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।